ओके, ये हमारा पार्ट 2 है, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स सैलिएंट फीचर्स का। तो हम समितियों के बारे में पढ़ रहे थे, जो संविधान सभा की कुछ मुख्य समितियां हैं, लेकिन इसके साथ ही कुछ अन्य समितियां भी हैं। तो आज हम जानेंगे कुछ अन्य समितियों के बारे में जिनके अध्यक्ष रहे हैं। जैसे मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जो थे वो जेपी कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच सी मुखर्जी थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद और राज्यों के लिए समिति यानी राज्यों से समझौता करने वाली समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। ओके, अब हम बात करते हैं प्रारूप समिति के बारे में। जो प्रारूप समिति है वो हमारी काफ़ी इम्पोर्टेंट समिति थी, क्योंकि सारा जो संविधान बनाने का काम है वो प्रारूप समिति द्वारा ही किया गया था। बी आर अम्बेडकर जी इनके अध्यक्ष थे। ठीक है, बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति संविधान सभा में सबसे विशेष समितियों में शामिल थी। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें 7 सदस्य थे। तो कब गठन किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। याद रखिएगा, 1946 में क्या हुए थे, इनके लिए इलेक्शंस हुए थे और इसका गठन जो है 29 अगस्त 1947 को हुआ था प्रारूप समिति का, जिसमें टोटल मेंबर 7 थे। ठीक है, और इसमें संविधान सभा का जो है निर्माण किया था, ड्राफ्ट बनाया था। और संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का निर्वाचन जो है वो बंगाल प्रांत से हुआ था, लेकिन विभाजन के कारण वह क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर का फिर से निर्वाचन जो हुआ था वो मुंबई से हुआ था। तो हो सकता है आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि अंबेडकर जी का जो निर्वाचन है वो कहाँ से हुआ था, तो वो पहले बंगाल प्रांत से हुआ था और फिर दोबारा से मुंबई से हुआ था। अब बात करते हैं इनके अध्यक्ष के बारे में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन, समिति के जो मेंबर्स थे वो कौन कौन थे। तो याद रखिएगा, वैसे 7 मेंबर्स थे और जो अध्यक्ष थे वो है अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर, एन गोपाल स्वामी आयंगर जो थे इनके सदस्य थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राय जो कि बी एल मित्र की जगह उन्होंने ली थी। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। आगे है टी टी कृष्णामाचारी 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु के पश्चात। ओके, तो ये हमारे मेंबर्स रहे थे, अंबेडकर, गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव और टी टी कृष्णामाचारी। कृष्णामाचारी जो थी वो डीपी खेतान की मृत्यु के पश्चात 1948 में इस संविधान सभा का प्रारूप समिति का एक हिस्सा बने थे। ओके, अब बात करते हैं कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को पूरे तरीके से अंगीकृत किया गया था, अपनाया गया था और उस समय पर इसके जो संविधान में एक प्रस्तावना रखी गई थी और 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी, जो कि आज के वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हो चुकी हैं। भाग जो है वैसे तो 22 है, लेकिन अगर गणना की दृष्टि से देखा जाए तो भाग अब 25 है, लेकिन फिर भी इन्हें 22 भागों में ही विभाजित किया गया है और हमारे अनुच्छेद जो है वो 395 ही हैं। ओके, ठीक है, लेकिन इनकी जो है गणना की दृष्टि से ये ज़्यादा अनुच्छेद है, क्योंकि इसके काफ़ी ज़्यादा पार्ट ए बी सी इस तरह से करके बनाए गए हैं अमेंडमेंट करके। प्रस्तावना को पूर्ण संविधान लागू होने यानी 26 जनवरी 1950 के पश्चात लागू किया गया। तो प्रस्तावना कब लागू हुई थी? याद रखिएगा, प्रस्तावना लागू हुई थी संविधान के लागू होने के पश्चात। ठीक है, वैसे याद रखिएगा कि जो प्रस्तावना है वो एक उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को रखी गई थी। ठीक है, उसे बाद में स्वीकार किया गया था 22 जनवरी को
ठीक है, 22 जनवरी 1947 को, लेकिन जो लागू हुई थी वो 26 जनवरी 1950 के बाद हुई थी, जब संविधान लागू हुआ था। अब है भारत के संविधान के पिता और आधुनिक मनु की संज्ञा B.R. अम्बेडकर को दी जाती है। अब हम बात करेंगे कि हमारा जो संविधान है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो याद रखिएगा कि भारत के संविधान की जो विशेषताएं हैं वो जैसे भारत का जो संविधान है वो सबसे ज़्यादा लंबा और लिखित संविधान है। ओके, भारत के जितना लंबा संविधान किसी भी देश का नहीं है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश भी है, यहाँ पर विविधताएं भी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए सभी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही हमारे संविधान का निर्माण किया गया है। तो इसका पहली जो विशेषता वो यही है कि ये सबसे लंबा और लिखित संविधान है। ठीक है, दूसरी विशेषता की हम बात करें तो ये बहुत सारे जो स्रोत हैं वहाँ से ली गई है, विभिन्न स्रोतों से इसे लिया गया है। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था, हमने 60 कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा था और उनसे ही हमने संविधान को कुछ हिस्सा हासिल किया है। इसके साथ ही हमारा जो 1935 का एक्ट है वहाँ से भी हमने संविधान के बहुत सारे प्रोविजंस को लिया है। अब हम बात करते हैं आगे। अगला हमारा जो इसका फीचर है वो ये है कि ये एक नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है, अ मिक्सचर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनफ्लेक्सिबिलिटी। ओके, ये काफ़ी लचीला भी है और कठोर भी है। उसके बाद चौथी विशेषता है कि ये हमारी एकल नागरिकता प्रदान करता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बातें की गई हैं, साथ में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की बातें हमारा संविधान करता है। अगला फीचर है संसदीय संप्रभुता व न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय रखता है। ओके, उसके बाद बात करते हैं संसदीय शासन प्रणाली। देखिए, भारत में वैसे जो आमतौर पर 3 तरह की शासन प्रणाली होती हैं। एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, दूसरी अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और तीसरी है संसदीय शासन प्रणाली। तो अध्यक्षात्मक प्रणाली में सरकार और राज्य दोनों का प्रमुख जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, लेकिन जो संसदीय शासन प्रणाली है उसके तहत जो राज्य के प्रमुख होते हैं वो होते हैं हमारे राष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन जो सरकार के प्रमुख होते हैं मेन तौर पर जो असली शक्तियां हैं वो कार्यपालिका के हाथों में होती हैं। ओके, और साथ में जो हमारी कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी भी होती है, विधायिका में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी भी होती है। तो इसलिए भारत के अंदर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। अब है आगे है कि वो मूल अधिकार और मूल कर्तव्य और नीति निदेशक तत्वों की भी बातें करते हैं। त्रिस्तरीय शासन और विकेंद्रीकृत व्यवस्था के बारे में संविधान के अंदर बताया गया है। हमारे भारत में 3 स्तर की जो है सरकार है, एक केंद्रीय है, दूसरी राज्य स्तर और तीसरी है हमारी स्थानीय स्तर पे, यानी कि पंचायती राज, जिसमें एक नगर पालिका और पंचायत आ जाती हैं। ओके, आगे है कि आपात उपबंध भी हमारे संविधान के अंदर किए गए हैं, यानी कि कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस जिन्हें हम आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय शासन। तो ये हमारे थे कुछ सैलिएंट फीचर्स। अभी हम इनके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि भारत का जो संविधान है वो सबसे लंबा है और लिखित संविधान है, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इससे बड़ा कोई भी संविधान नहीं रहा है। इसके अंदर भारतीय संविधान में, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है, 8 अनुसूचियाँ हैं, जो कि वर्तमान में 22 भाग हो चुके हैं, 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियाँ हैं। विभिन्न स्रोतों से ये लिया गया है। देखिए, विभिन्न स्रोतों में 2 तरह के स्रोत इसके अंदर आते हैं, एक है आंतरिक स्रोत, दूसरा है बाह्य स्रोत। तो आंतरिक स्रोत के अंतर्गत आ जाता है हमारा एक्ट भारतीय शासन अधिनियम 1935। ठीक है, इस एक्ट में से हमने न्यायपालिका अध्यादेश, कैग, लोक सेवा आयोग और आपात उपबंध व प्रशासनिक विवरण आदि के बारे में हमने कुछ प्रोविजंस यहाँ से लिए हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि संविधान निर्माण में अनेक देशों से हमने क्या क्या फैक्टर्स लिए हैं, किन किन क्या क्या स्रोत हैं हमारे संविधान के। देखिए, ये बात तो हम जानते ही होंगे कि हमारा संसदीय शासन प्रणाली जो है हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन से ली है। तो इसलिए संसद से रिलेटेड जो भी बातें होंगी
वो हम मान सकते हैं, वो हम ये इस तरह से हम इनको याद करेंगे, पहचान हमें रखनी होगी कि संसद से रिलेटेड जो भी अवधारणाएँ हैं वो हमने कहाँ से ली है, वो हमने ब्रिटेन से ली है। तो याद रखिएगा डाइसी जो कि विधि के शासन की बातें किया करते थे, जो कि ब्रिटेन से ही थे, इंग्लैंड से थे, ओके। तो विधि के शासन की बातें करते थे और इसी वजह से हमने भी अपने संविधान में विधि के शासन की बात की है, जो कि हमने ब्रिटेन से लिया है। आगे है संसदीय शासन। एकल नागरिकता। एकल नागरिकता से मतलब होता है कि हमारी जो नागरिकता है वो सिर्फ भारत की नागरिकता है, हमें सिर्फ भारतीय कहा जाएगा, ठीक है। हमें अलग से पंजाब गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ की ऐसे कोई अलग से नागरिकता नहीं दी गई है, हम सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक हैं। जैसे यूएसए में होता है, यूएसए में आपको, यूएसए जो है वो 50 गणराज्यों से मिलके बना है, तो आपको हर एक अपने अपने गणराज्य की भी नागरिकता प्राप्त होती है और यूएसए की भी। लेकिन भारत, वहाँ पर दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है, लेकिन भारत में सिर्फ एकल नागरिकता प्राप्त होती है, सिर्फ और सिर्फ भारत की, ओके। तो इस तरह से ये याद रखिएगा, ब्रिटेन से हमने इस सिद्धांत को लिया है। आगे है द्विसदनीय व्यवस्था। तो भारत में यहाँ पर भारत में 2 सदनीय व्यवस्था है। तो भारत में 2 सदन हमारे हैं, एक तो लोकसभा और राज्यसभा। दोनों हमने कहाँ से लिया, ये सिद्धांत हमने लिया है ब्रिटेन से। तो जैसा कि ब्रिटेन में आपको पता है एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है और दूसरा है हमारा 2 तरह के वहाँ पे सदन होते हैं, और वही सिद्धांत हमने भी लिया है। जैसे यूएसए में भी आपने 2 सदनों के बारे में पढ़ा है। सीनेट, वहाँ की संसद को कांग्रेस कहा जाता है, सीनेट, और दूसरी है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है लॉर्ड सभा ब्रिटेन में देखने को मिलती है, ठीक है। और दूसरी है हम यहाँ पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जैसे जो जनता से डायरेक्टली इलेक्ट होकर आते हैं, लेकिन लॉर्ड सभा जो वहाँ की है, वहाँ उसमें जो मेंबर्स होते हैं वो एक राजशाही परिवारों से ही होते हैं। बाकी हमने विधि निर्माण की प्रक्रिया यहाँ से ली है। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्माण, ये सब चुनाव जीत का निर्णय होना चाहिए। मतलब भारत में जो जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिलती है वही क्या होता है, विजयी होता है चुनाव में। विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका के बारे में भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ही लिया है। अब हम बात करते हैं कि हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया है। देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हम क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, क्योंकि परिस्थितियों के अनुसार जो सिद्धांत है या नियम है वो भी बदलाव होना चाहिए। उनकी परिस्थितियों के अनुसार मांग बढ़ती रहती है या फिर बदलाव होते रहते हैं। तो इसलिए जो संविधान संशोधन है, जो कि हमारे आर्टिकल 368 के तहत होता है, 368 आर्टिकल के तहत भारत में संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ये हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है, ओके, ये सिद्धांत। आगे है उच्च सदन के सदस्यों का निर्वाचन। तो उस सदन के सदस्यों का जो निर्वाचन है, वो निर्वाचन का जो भी कुछ प्रक्रिया वगैरह है वो भी हमने दक्षिण अफ्रीका से ली है। तो हमारे यहाँ उच्च सदन जो है वो क्या है, राज्यसभा। याद रखिएगा हमारा उच्च सदन है राज्यसभा। तो इसके निर्वाचन की प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है, दक्षिण अफ्रीका से। अब हम बात करते हैं कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है। देखिए संघीय शासन व्यवस्था से रिलेटेड जो भी सिद्धांत है वो हमने कनाडा से लिए हैं। तो यहाँ पर सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था की बात की गई है कनाडा में। और आगे है शक्तियों का वितरण, शक्तियों के वितरण की बात की है। देखिए हमारे यहाँ पे 3 अनुसूचियाँ होती हैं, है ना। जैसे 3 सूचियाँ होती हैं जो कि हमारे 7th शेड्यूल यानी कि हमारे 7th अनुसूची में रखी गई हैं। इसके अंदर 3 सूचियाँ हैं। 3 सूची क्या है, हमारी पहली सूची है संघ सूची, दूसरी सूची है राज्य सूची, और तीसरी है समवर्ती सूची, ठीक है। 3 तरह की जो है सूचियां हमारे संविधान के अंतर्गत रखी गई है। अब इसमें क्या होता है, संघीय सूची पर जो भी कानून निर्माण होंगे वो कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी, ठीक है। और राज्य सूची पर जो भी कानून निर्माण होंगे उन पर कौन करता है, राज्य सरकार, ठीक है, राज्य सूची पर। और ये भी याद रखना कि पंचायत जो है यानी कि
कल हमारी जो गवर्नमेंट है वो राज्य सूची का विषय है, और संवर्ती सूची में दोनों ही राज्य और केंद्र दोनों ही कानून निर्माण करते हैं। जैसे शिक्षा के लिए जो भी हमारे विधि बनानी होती है वो सब संवर्ती सूची के अंदर आते हैं। लेकिन बात करते हैं अब कुछ ऐसी शक्तियां हैं, सॉरी ऐसे कुछ कानून भी बनाने पड़ सकते हैं जो किसी भी सूची के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो उन अवशिष्ट शक्तियों पर जो अधिकार है वो केंद्र का है। तो यही कहा गया है, ये हमने कनाडा से ही ये कॉन्सेप्ट लिया है कि शक्तियों का वितरण जो होगा, शक्तियों के वितरण का सिद्धांत लिया, और अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो केंद्र के पास होंगी। ठीक है, और उसके साथ ही राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति। ठीक है, राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति की जाएगी, यानी कि जो राष्ट्रपति है वही क्या करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो इसको ध्यान रखना। तो कनाडा से ही हमने ये सिद्धांत लिया है। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है। तो ये संवर्ती सूची का जो कॉन्सेप्ट है, अभी बताया गया कि संवर्ती सूची हमने कहाँ से लिया है। ये जो कॉन्सेप्ट है ऑस्ट्रेलिया से लिया है। व्यापार एवं वाणिज्य संबंधी प्रावधान लिए हैं यहाँ से। प्रस्तावना की विशिष्ट भाषा भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व, है ना, हमारे कुछ मूल अधिकार होते हैं। दूसरा जो कि हमारे मूल अधिकार हमारे भाग 3 के भाग 3 में है। ठीक है, और हमारे DPSP जो है हमारे भाग 4 में है। तो DPSP जो नीति निर्देशक तत्व है वो क्या कहते हैं, तो भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व जो है राज्य को निर्देश देते हैं कानून निर्माण के लिए। ओके, और बताते हैं कि किस तरह से एक न्यायपूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए भारत के अंदर। इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखकर राज्य को प्रेरित किया जाता है कि वे एक विधि का निर्माण करें। लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो बाध्यकारी नहीं है राज्य सरकार के लिए कि वो उनको लागू करें या ना करें। ओके, अब बात करते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। उच्च सदन में सदस्यों का नामांकन, याद रखना हमारे राज्यसभा में 12 मेंबर्स जो हैं नॉमिनेटेड होते हैं, मनोनीत होते हैं। ठीक है, 4 क्षेत्रों से, जैसे समाज सेवा हो गई, विज्ञान के क्षेत्र से हो गई, ठीक है, और कला के क्षेत्र से हो गई, साहित्य से हो गई। इन कुछ क्षेत्रों से जो है हमारे उच्च सदन में 12 मेंबर्स को नामांकित किया जाता है। तो ये सिद्धांत हमने आयरलैंड से लिया है। अब हमने फ्रांस के संविधान से क्या लिया है, तो गणतंत्र व्यवस्था का जो सिद्धांत है वो हमने फ्रांस से लिया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत भी हमने फ्रांस से ही लिया है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत। रूस से हमने मूल कर्तव्य लिए हैं। देखिए हमारा जो भाग है 4A है, 4A, ठीक है, भारतीय संविधान के जो भाग 4A है उसके अंदर मूल कर्तव्य हमने रखे हैं, और ये हमने रूस के संविधान से लिए हैं। आगे प्रस्तावना में न्यायिक आदर्शों को भी हमने कहाँ से लिया है, रूस से लिया है। देखिए हमारे 3 तरह के न्याय के बारे में बताया गया है, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक। तो ये 3 तरह की न्यायपूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे प्रस्तावना में इन सिद्धांतों को रखा गया है। तो ये हमने कहाँ से लिए थे, रूस से लिए थे। मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श। अब है अमेरिका का संविधान। देखिए अमेरिका एक लिबरल कंट्री है, साथ में यहाँ पर न्यायालय को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि एक न्यायालय ही एक ऐसा संस्था है जो व्यक्ति के अधिकारों को बहुत महत्व देती है और उनका एक संरक्षक के रूप में कार्य करती है। तो आप हमेशा याद रख सकते हैं कि अमेरिका का जो संविधान है वो सर्वोच्च न्यायालय और साथ में जो न्यायिक सक्रियता है और न्यायिक पुनरीक्षण है, इन सब के ऊपर जो ध्यान दिया गया है वो अमेरिका में ही दिया गया है, और वहीं से हमने इन सिद्धांतों को लिया है। तो कुछ प्रस्तावना के कुछ शब्द हैं, जैसे कि हम भारत के लोग, तो ये हमने कहाँ से लिया है,
हम भारत के लोग यानी कि जनता के हाथों में जो प्रस्तावना में शक्ति दी गई है वो हमने अमेरिका से ली है। मूल अधिकार भी जो है वो व्यक्ति के अधिकारों की बातें करते हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि यहाँ अमेरिका जो एक लिबरल कंट्री है, एक उदारवादी देश है, इसी वजह से व्यक्ति के अधिकारों पे ऊपर फोकस है। तो इसलिए उन्होंने मूल अधिकारों की सिद्धांतों को अपने संविधान के अंदर रखा है। हालांकि हमने बिल्कुल एज इट हैज़ अमेरिका के संविधान के मूल अधिकारों को नहीं अपनाया। जो हमारे भारत की परिस्थितियाँ उन्हीं के अनुसार हमने अपने संविधान में मूल अधिकारों को रखा है। आगे है स्वतंत्र न्यायपालिका। तो स्वतंत्र न्यायपालिका है, भारत के अंदर भी स्वतंत्र न्यायपालिका है, क्योंकि एक न्यायपालिका जो है उसका वही हमारे संविधान की संरक्षक होती है। कोई भी विधि संसद के द्वारा बनाया जाता है, यदि वो संविधान के अनुरूप नहीं है तो न्यायालय क्या कर सकता है, फिर से उस कानून को या तो रद्द कर सकता है या फिर पुनः बनाने के लिए विचार करने के लिए सरकार के ऊपर दबाव भी बना सकते हैं। और रिट का अधिकार भी हमारे सर्वोच्च न्यायालय के पास है आर्टिकल 32 के तहत, और साथ में 226 आर्टिकल के तहत हमारे उच्च न्यायालय को भी ये अधिकार दिया गया है। रिट अधिकार जो है व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करते हैं। तो ये अब हम बात करते हैं न्यायिक पुनरीक्षण की। तो अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनरीक्षण का सिद्धांत भी हमने लिया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद मुक्ति। तो याद रखना, भारत के अंदर जो न्यायाधीश हैं उन्हें हटाना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। तो इनकी जो प्रक्रिया वो काफ़ी जटिल है, ताकि एक देखिए ऊपर बात की गई है कि न्यायिक स्वतंत्रता। अब न्यायिक स्वतंत्रता कैसे हो पाएगी जब सरकार के लिए आसान ना हो जो न्यायाधीश है उनको हटाना, उनको नियुक्त करना, इस वजह से, ठीक है। तो ये एक काफ़ी जटिल प्रक्रिया को अपनाया गया है। आगे है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रमुख होंगे और उपराष्ट्रपति उस सदन का पदेन अधिकारी होंगे, ठीक है। तो देखिए हमारी जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका में कौन शामिल होते हैं? कार्यपालिका में शामिल होते हैं हमारी राष्ट्रपति भी होते हैं, ठीक है, और हमारी जो मंत्रिमंडल, हमारी मंत्रिपरिषद यानी हमारे पीएम, सीएम और हमारे जो मंत्री परिषद है, ठीक है, ये सब क्या है हमारी कार्यपालिका के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो अब इसमें लेकिन जो कार्यपालिका है उनके प्रमुख जो होते हैं वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, ओके। तो ये ध्यान रखिएगा। तो कार्यपालिका के प्रमुख हमारे राष्ट्रपति हैं, ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। आगे है उपराष्ट्रपति उच्च सदन का पदेन अधिकारी होते हैं। हमारे यहाँ राज्यसभा में उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के क्या होते हैं? सभापति होते हैं। तो उच्च सदन अर्थात राज्यसभा, ओके। तो ये पदेन अधिकारी होते हैं। PIL यानी कि लोक जनहित याचिका। देखिए PIL यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति कुछ ऐसे वंचित वर्ग होते हैं या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, तो उनके लिए हम भारत में भी ये व्यवस्था की गई है कि कोई और व्यक्ति या वे स्वयं खुद अपने लिए अपील कर सकते हैं, मांग उठा सकते हैं, जाके सर्वोच्च न्यायालय में कह सकते हैं। जैसे पर्यावरण के मुद्दे पे या फिर कुछ कैदियों को रखा जाता है और उनके ऊपर कुछ बेगुनाहों को कैदी बनाकर रखा जाता है, तो उनकी तरफ से भी कोई भी PIL ढा सकते हैं, ओके, सर्वोच्च न्यायालय के पास। न्यायिक पुनर्वलोकन प्रणाली भी जो है अमेरिका के संविधान से लिया है, क्योंकि न्यायिक पुनर्वलोकन का मतलब है कि कोई भी उपबंध अगर सरकार के द्वारा किया गया, यदि वो हमारे संविधान के अनुसार नहीं है तो उसे क्या किया जाएगा, फिर से उसको इसकी जांच करने के लिए जो है न्यायालय बोल सकता है, ओके। आगे हम बात करते हैं कि जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिया है। तो हमारे यहाँ आपातकाल लगते हैं, तो उससे आपातकालीन उपबंध जो है वो जर्मनी के संविधान से हमने लिए हैं, ओके। तो अब अगर कंक्लूड किया जाए तो आप समझ सकते हैं कि हमने ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली से रिलेटेड जो भी सिद्धांत है वो सब लिए हैं। कनाडा से हमने संघीय व्यवस्था से संबंधित जो भी सिद्धांत है वो सब लिए हैं। आयरलैंड से हमने नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन, इन सब से संबंधित जो भी सिद्धांत है वे लिए हैं। और फ्रांस का संविधान आपने पढ़ा भी होगा कि फ्रांस की जो क्रांति हुई थी वो इन्हीं मुद्दों पर थी कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, समानता
समानताएं चाहिए, बंधुत्व चाहिए। तो पूरा का पूरा जो सिद्धांत था, कॉन्सेप्ट था, वो यही था फ्रांसीसी क्रांति का। तो वही से हमने भी अपने संविधान के अंदर आप देखेंगे कि हमारी प्रस्तावना के अंदर भी ये कहा गया। प्रस्तावना जो है वो एक कुंजी है संविधान की, जो ओवरऑल एक क्या बताती है, संविधान के सिद्धांत को बताती है। उसी के अंदर स्वतंत्रता की बातें भी की है, समानता, अवसर और प्रतिष्ठा की समानता की बातें भी हमारे प्रस्तावना में की गई है, और बंधुत्व के बारे में भी हमारे प्रस्तावना, हमारे डीपीएसपी में भी कहा गया है, सॉरी हमारे मूल कर्तव्य में कहा गया है। तो ये सब हमारे जो है हमारे प्रोविज़न, हमने अलग अलग राज्यों से भी हमने कुछ विचार लिए हैं। इसी वजह से कुछ आलोचकों ने उधार का संविधान हमारे संविधान को कहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि संविधान से हमने ऐसा ही सब कुछ उठा लिया था। हमने भारत की परिस्थितियों के अनुसार उनको बदला है, और उनके अंदर और भी जो सिद्धांत उनको शामिल किया है और उसी अनुरूप लिया है। अब हम बात करते हैं कि भारत का जो संविधान है वो ना तो बहुत जटिल है, ना ही बहुत कठोर है, ना ही लचीला है। इसका मतलब ये है कि 368 आर्टिकल के तहत हम क्या कर सकते हैं, हमारे संविधान में कुछ संशोधन किए जा सकते हैं। तो कुछ संशोधन ऐसे हैं जो सिर्फ विशेष बहुमत से होते हैं, 2/3 बहुमत से हो जाते हैं, और कुछ संशोधन ऐसे होते हैं जो 2/3 सदस्यों के मतदान के साथ साथ, यानी कि सदन के 2/3 मेंबर के मतदान के साथ साथ कुछ राज्यों के, आधे से ज़्यादा राज्यों की भी उनके ऊपर अनुमोदन चाहिए होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से इस प्रक्रिया को, मतलब लचीला क्यों है, लचीला इसलिए है कि बदलाव किया जा सकता है, और कठोर क्यों है, क्योंकि इतना आसान भी नहीं है बदलाव करना। ठीक है, लेकिन जो कुछ नॉर्मल से, जैसे हमारे आर्टिकल 1 के तहत कुछ संघ के क्षेत्र रखे गए हैं कि संघ के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आ जाएंगे, अगर उनका नाम वगैरह बदलना है, या फिर उन्हीं राज्यों को तोड़कर 2 राज्य बनाना है। ये कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिनके लिए विशेष बहुमत की ज़रूरत नहीं होती है, सामान्य बहुमत से भी काम चल जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से भी हम चेंजेस संविधान में परिवर्तन कर सकते हैं। अब बात करते हैं एकल नागरिकता। भारत में जो है वो एकल नागरिकता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ भारत की नागरिकता है, किसी एक राज्य की नागरिकता अलग से नहीं दी जाती है। तो भाग 2 के अंदर, हमारे भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 5 से 11 में नागरिकता के सिद्धांत को बताया गया है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। तो 5 आधारों पर हम अपनी नागरिकता को प्राप्त करते हैं भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा। ठीक है, हम आगे CAA के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें भी देखते हैं क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। जन्म के द्वारा, वर्षक्रम के द्वारा, रजिस्ट्रेशन के द्वारा, देशीकरण द्वारा, भूभाग में सम्मिलन द्वारा। तो इन आधारों पर भी भारतीय संविधान की क्या किया गया है, नागरिकता प्रदान की गई है। ओके, अब हम बात करते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। देखिए, इसका मतलब क्या होता है कि भारत में चुनाव होते हैं जिसमें 18 वर्ष की आयु का 18 वर्ष से ऊपर की आयु का कोई भी व्यक्ति जो है चुनाव में वोट कर सकते हैं, और किसी के साथ भी धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता या फिर संपदा के आधार पर उनको रोका नहीं जाएगा। तो कौन कौन से आधारों पे? धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता और संपदा के आधार पे। तो जो वोटिंग राइट था, ये जो अधिकार था, पहले 21 वर्ष का था, मतलब 21 वर्ष की आयु के व्यक्ति क्या कर सकते थे, वोट कर सकते थे, 21 वर्ष से अधिक के व्यक्ति। तो पर 1989 में 61वां संविधान संशोधन किया गया और मतदान की जो आयु थी वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। भारतीय संविधान में जो एक निष्पक्ष न्यायपालिका है, ठीक है, क्योंकि ना ही सरकार इनको ना ही सरकार चुनती है इन्हें अपनी मर्ज़ी से, ना ही ये इलेक्शन के द्वारा चुने जाते हैं। जो इसमें एक वरिष्ठता के आधार पर जो है चुनाव होता है सर्वोच्च न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उन सब पदों का। ठीक है, और इसलिए ये क्या है, और ना ही इनकी जो सैलरी वगैरह है इनमें परिवर्तन कर सकते हैं उनके चुनाव के बाद, नियुक्ति के बाद। तो भारतीय संविधान एक स्वतंत्र, एकीकृत और निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान करता है। भारत में न्यायिक व्यवस्था के क्रम पाया जाता है जिसमें शीर्ष स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर जिला अधीनस्थ न्यायालय भी
भारत के अंदर पाए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ संविधान का भी संरक्षक है। ओके, मतलब कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो संविधान के अनुरूप नहीं है। आपने पढ़ा ही होगा कि हमारे सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, तो विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है, और कार्यपालिका उसको लागू करती है, और न्यायपालिका कानून के उल्लंघन करने वालों को दंड देती है। साथ में वो हमारे जो संविधान है उनका भी संरक्षण करने का कार्य करती है। ठीक है, तो ये इस तरह से शक्तियों का विभाजन किया गया। तो यहाँ पर क्या होती है, सर्व न्यायालय को काफ़ी ज़्यादा हमारा जो न्यायालय है वो संविधान का भी संरक्षक है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर संसदीय संप्रभुता है एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय किया गया है। अब देखिए, यूजुअली एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या भारत में संसदीय सर्वोच्चता है या फिर भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। तो याद रखिएगा, कोई भी कानून संविधान के अनुसार बनाया जाएगा। तो भारत के अंदर संविधान की जो है ज़्यादा सर्वोच्चता है, ना कि संसदीय। पर फिर भी संसदीय संप्रभुता बनाई गई है। इसका मतलब ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि न्यायपालिका हमेशा इंटरफेयर करती रहेगी संसद के कार्यों में, क्योंकि इस तरह से संसद का जो भी कार्य होगा वो खुद न्यायालय करने लगेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या किया गया है, एक बैलेंस बनाया गया है। तो भारतीय संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से अलग है। सर्वोच्च न्यायालय एक और न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के माध्यम से असंवैधानिक कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है ना। तो न्यायालय क्या कर सकता है, कोई भी संसद क्या करेगी, कानून बनाएगी। तो संसद जो है अपनी संवैधानिक शक्ति के माध्यम से संविधान के भागों में संशोधन भी कर सकती है, लेकिन वो संशोधन तो कर सकते हैं। संसदीय संप्रभुता कैसी है कि कोई भी कानून बनाया गया था, अब वो समय की परिस्थितियों के अनुसार क्या है, उनमें बदलाव ज़रूरी है, तो संशोधन कर सकती है संसद। बट अगर वो हमारे न्यायालय संविधान के अनुरूप नहीं है, तो अपनी न्यायिक समीक्षा के तहत सर्वोच्च न्यायालय उन्हें अवैध घोषित कर सकते हैं। ओके, उन कानूनों को। अब हम बात करते हैं संसदीय शासन प्रणाली। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, जिसका मतलब है यहाँ ब्रिटेन के अंदर ये प्रणाली हमने अपनाई गई है, वहीं से हमने ये लिया है, उसी स्रोत से हमने लिया है। जो विधायक, इसका अर्थ होता है कि एक तो यहाँ विधि का शासन होता है, दूसरा विधायिका व कार्यपालिका के मध्य में समन्वय और सहयोग पर ये आधारित है। देखिए, जो कार्यपालिका है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, हमारी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कि हम मान सकते हैं विधायिका के प्रति। ठीक है, तो विधायिका मतलब हमारी जो संसद है और विधानमंडल है, केंद्र स्तर पर जो हमारी संसद है और राज्य स्तर पर जो हमारी विधानमंडल है। ओके, तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है हमारी कार्यपालिका, यानी कि केंद्र स्तर पर। ठीक है, लेकिन वही बात करें अगर हमारी राज्य स्तर पर, तो कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी हो जाती है, हमारे विधानसभा। ठीक, तो आगे है कि संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत संसद की भूमिका अहम होती है। इसमें राष्ट्रपति व राज्यपाल जहां कार्यपालिका के नाम मात्र प्रधान होते हैं, तो याद रखिएगा, वैसे वो क्या है, कार्यपालिका के प्रधान होते हैं लेकिन नाम मात्र होते हैं। वहीं जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद है वो कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो मुख्य काम होता है, जो निर्णय लेने का पूर्ण रूप से अधिकार होता है, वो किसके पास होता है, मंत्रिपरिषद के पास ही होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के पास ही होता है। राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र के होते हैं। इन राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में हम राष्ट्रपति के चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। आगे है, संसदीय लोकतंत्र का आशय यह भी है कि संसद की द्विसदनात्मक व्यवस्था में जनता के द्वारा चुने प्रतिनिधियों द्वारा शासन संचालन होता है। ओके, तो इसका मतलब यह है कि हमारा एक सदन तो होता है जो लोगों को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि लोकसभा। दिस इज़ द हाउस ऑफ द पीपल। ये क्या है, हाउस ऑफ द पीपल। तो यहाँ पर
लोगों का रिप्रेजेंटेशन डायरेक्टली होता है। लोकसभा के चुनाव जो होते हैं वो जनता खुद करती है, मतलब जनता के द्वारा यहाँ पर इलेक्शन होते हैं डायरेक्टली। पर राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा डायरेक्टली नहीं किया जाता है। ओके, तो इसलिए संसदीय लोकतंत्र का आशय यहाँ पर क्या क्या कहा गया है कि 2 सदन है यहाँ पे, और 2 सदन का मतलब क्या है कि लोगों के प्रतिनिधि भी एक सदन के द्वारा जो होते हैं निर्वाचित किए जाते हैं। ओके, अब है मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व। तो भारत के संविधान भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का प्रावधान है। इनकी संख्या वर्तमान में कितनी है? 6 है। नीति निर्देशक तत्व जो संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में रखे गए हैं। तो DPSP जो है हमारे आर्टिकल 36 से 51 के अंतर्गत रखे गए हैं। ओके, तो मूल कर्तव्य का मूल संविधान में कोई उल्लेख नहीं था, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि हमारे मूल कर्तव्य जो मूल संविधान में कितने थे, तो ये गलत क्वेश्चन है क्योंकि एक भी नहीं था। ठीक है, इसे बाद में पूरे के पूरे मूल कर्तव्य जो है बाद में जोड़े गए थे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में। ठीक है, ये तब जोड़े गए थे और भाग 4A के अंतर्गत इनको रखा गया था। उस समय पे ये 10 थे, फिर बाद में ये 11 हो गए थे। 1980 जो 86 80 2000 हमने एक अमेंडमेंट किया था 2002 में उसके तहत। ठीक है, जिसमें बच्चों के शिक्षा से संबंधित कुछ कर्तव्य रखे गए थे, तो बाद में ये 11 हो गए थे। ओके, अब हम बात करते हैं त्रिस्तरीय शासन या विकेंद्रीकृत व्यवस्था। भारत के अंदर 3 स्तर की सरकार है। 73 अमेंडमेंट और 74वें अमेंडमेंट के बाद हमने 73 अमेंडमेंट के साथ हमने पंचायत का गठन किया था और 74 अमेंडमेंट के तहत हमने नगर पालिका का गठन किया है। ठीक है, तो ये हमारी लोकल गवर्नमेंट है। ठीक है, यहाँ पर जो शक्ति है वो केंद्र, राज्य, स्थानीय स्तर पर, तो 3 स्तरीय व्यवस्था है। आगे बात करते हैं आपात उपबंध। तो देखिए, भारत के अंदर अगर कोई भी ऐसी व्यवस्था है, मतलब युद्ध हो रहे हैं, सशस्त्र विद्रोह हो रहे हैं, तो याद रखिएगा 2 स्थितियों के तहत, युद्ध, सशस्त्र विद्रोह, भारत के अंदर ही लड़ाई हो जाए लोगों के बीच में, ठीक है, तब क्या कर सकते हैं, आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है जब कहीं किसी राज्य में संविधान के अनुसार शासन ना चल रहा हो, तो खुद राष्ट्रपति भी अपना राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं या फिर राज्यपाल की सिफारिश पर भी लगा सकते हैं। वित्तीय आपातकाल 360 के तहत लगता है। ठीक है, नोट 26 नवंबर में भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2015 में हुई क्योंकि यह वर्ष संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर के 125वें जन्म दिवस के रूप में मनाया गया था। तो जो 26 नवंबर है उसको हम क्या करते हैं, संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, और उसकी शुरुआत जो है वो 2015 से हुई है, जब अंबेडकर जी का जो बर्थ है वो 125वां उनका जन्म दिवस था, तब से। ओके, अब उद्देश्य क्या है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया। तो जो संविधान है वो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन ये लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। और साथ में याद रखिएगा, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। कब से मनाया जा रहा है, 2015 से। कब से, किस ओकेज़न से, तो याद रखिएगा अंबेडकर का BR अम्बेडकर जी का बर्थडे था 125वां, तब से हम ये मना रहे हैं 2015 से। ओके, इसलिए ये भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ, इसलिए 26 नवंबर का दिन संविधान के महत्व का प्रसार करने हेतु चुना गया। ओके, तो ये तो था हमारा आज का संविधान के बारे में। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा है भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं रही हैं। तो हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं।
भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं? पहला तो ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बट ये काफ़ी सबसे लॉन्गेस्ट है, मतलब किसी भी देश का इतना बड़ा नहीं है। उसके बाद हमने पढ़ा है कि ये एकल नागरिकता भी देता है। साथ में यहाँ पर न्यायपालिका की क्या है, न्यायपालिका जो है स्वतंत्र है, ठीक है। और संसदीय शासन प्रणाली है, ठीक है। और साथ में जो संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय संप्रभुता और न्यायपालिका, इनके बीच में क्या किया गया है, एक समन्वय किया गया है, ठीक है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता और संसदीय संप्रभुता के बीच में मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है, मूल कर्तव्यों को भी रखा गया है। ओके, तो ये सब हमारे भारतीय संविधान की क्या है, विशेषताएं हैं। आपात बंद भी किए गए हैं, 3 स्तर की सरकारों को रखा गया है। ओके, शक्तियों का विभाजन भी भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। तो ये तो था हमारा आज का चैप्टर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।